क्या इस देश में 75 साल से ऐसे कानून थे जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं? क्या एक ऐसा सिविल कोड था जो कि कम्युनल सिविल कोड था? क्या अब वक्त की पुकार हो गई है कि इस देश में एक सेक्युलर सिविल कोड आए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए? दरअसल प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है, क्योंकि लाल किले के प्रांगण से उन्होंने यही चीज बोली। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक एनालिसिस। तो प्रधानमंत्री के बोल आपने सुने 15 अगस्त के अपने भाषण में, जब वो एनडीए 3.0 के प्रधानमंत्री हैं, वो ये भाषण दे रहे थे। अब एक सवाल जो सबसे पहले उठता है वो ये है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अनोखी बात कर रही है? तो सच बात तो ये है, नहीं कर रही। जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रूप था, उसके ज़माने से एक आरएसएस की और इस विचारधारा की एक मान्यता है, और ये मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो कोई भी नई बात नहीं बोली गई है। ये हमेशा से वो बोलते रहे हैं और यही पोजीशन रही है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि क्या ये पहले नहीं हो सकता था, और अभी इसके बोलने का मतलब क्या है? आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मोदी 1.0 में 272 पार थी, यानी कि अगर चाहते तो इसको संसद के दोनों सत्रों में पार कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 आया, जिसमें बीजेपी अपने दम पर 300 पार थी, 303 का आंकड़ा छुआ था बीजेपी ने अपने दम पर, एनडीए 350 पार। फिर भी चाहते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि बीजेपी चाहती है, जिसकी बात जनसंघ के जमाने से आरएसएस भी कर रही है, वो लागू कर सकते थे। लेकिन अब बीजेपी का आंकड़ा आ करके अटक गया है 240 पर, बहुमत का आंकड़ा है 272, और बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ रही है एनडीए के घटक दलों की पहले से कहीं ज्यादा। और इसमें मुख्य रूप से 3 घटक दल हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। तो टीडीपी है, जिसके पास 16 सांसद हैं, जेडीयू है, जिसके पास 12 सांसद हैं, और एलजेपी रामविलास है, जिसके पास 5 सांसद हैं। बीजेपी के 240, उसके बाद टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और एलजेपीआर के 5। इनको आप ऐड करते हैं तो 273 बनता है। यानी कि अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तब बहुमत का आंकड़ा पार होता है। इसका मतलब यह है कि एनडीए 3.0 में बिना इन 3 घटक दलों की मर्जी के तो आप इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव पास ही नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इन 3 घटक दलों की भूमिका क्या है। क्या लाल किले में यह स्पीच देने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने इन सब घटक दलों से चर्चा कर ली थी? क्योंकि चर्चा किए बिना तो आप पास ही नहीं कर सकते, इनको तो ऑन बोर्ड होना जरूरी है। आइए उस पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के जो 2 घटक दल हैं, जेडीयू और उसके बाद एलजेपीआर। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू के केसी त्यागी का बयान जो एकदम तुरंत बाद आया, और वो कब आया? जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी 15 अगस्त की स्पीच में। उनका यह बयान आया कि नीतीश कुमार लॉ कमीशन में 2017 को अपना जो सबमिशन दे चुके हैं, उसमें बात स्पष्ट कर चुके हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह समन्वय से आए, कंसेंसस के थ्रू आए। ये केसी त्यागी का बयान है। इसका मतलब यह है कि अभी औपचारिक रूप से जेडीयू के नॉलेज में इस तरीके का कोई प्रस्ताव है ही नहीं। जेडीयू की पोजीशन आपको अभी की तो हमने बता दी। अब एक बात उठती है कि क्या जेडीयू ने इससे पहले 2017 में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने जो अपनी मेन बात कही थी वो क्या कही थी? दरअसल आपको जेडीयू की एक और बात, जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तब वो क्या बोलते थे, उसका आपको हवाला देते हैं। जेडीयू का यह मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
एक बदलाव की तरह आना चाहिए, एक रिफॉर्म की तरह आना चाहिए, नॉट एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको बदलाव की तरह लाएं और सब लोगों का समन्वय बना करके लाएं, तब तो स्वागत। लेकिन अगर आप उसको राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो ऐसे में क्या जेडीयू ऑन बोर्ड है? किसी को नहीं मालूम। क्या इस पर समन्वय बन चुका है? ये किसी को नहीं मालूम। दूसरी पार्टी एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनको जब अप्रोच किया गया प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, तो उनकी तरफ से औपचारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन अनौपचारिक रूप से एलजेपीआर पार्टी का यह कहना है, जिसके 5 सांसद हैं, कि अगर कोई ड्राफ्ट आएगा तब उसको देखेंगे और उसके हिसाब से उस पर टिप्पणी करेंगे। अर्थात कोई भी इस तरीके का ड्राफ्ट या इसकी बातचीत एलजेपीआर घटक दल यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ साझा नहीं किया गया है। जेडीयू के साथ इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है। तो कोई ताजा प्रस्ताव इन 2 घटक दलों के पास तो नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार के संदर्भ में ये दोनों घटक दल इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को मुस्लिम वोट बैंक का भी सहारा है। हम आमतौर से ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम वोट पूरी तरीके से आरजेडी को वोट देता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत हद तक जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब भी, और उसके बाद अब एलजेपीआर, इसको मुस्लिम वोट का समर्थन कुछ कुछ जगह प्राप्त है। और बिहार क्यों जरूरी हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि बिहार में 2011 के सेंसस के हिसाब से कुल आबादी के 17% आबादी मुसलमान है, और 38 जिलों में से सिर्फ 8 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10% से कम है। 7 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% के ऊपर है, और 3 तो ऐसे जिले हैं जहां पर आबादी 40% से ऊपर है। अब इस इलाके में बहुत हद तक आरजेडी और जो महागठबंधन है वो सफल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी बिहार में कोई सफलता जेडीयू को या एलजेपीआर को हासिल नहीं होती है। और ये मानना कि ये बिना मुसलमानों के हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। तो समय समय पर आपने देखा होगा, चाहे रोज़ा इफ्तार हो, चाहे पोजीशनिंग करनी हो, या मुसलमानों के हित में बात बोलनी हो, तो ये दोनों पार्टियां हमेशा बीजेपी से एक अलग पोजीशन लेते हुए दिखी हैं। राजनीतिक मजबूरियां भी बिहार की हो सकती हैं। अब आइए आपको बताते हैं टीडीपी, जो तीसरा घटक दल है। ये 2 बिहार वाले तो हमने आपको बता दिए, आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें। आंध्र प्रदेश में आपको सबसे पहले तो जो सेंसस है उसके आंकड़े बता दें। देखिए, आंध्र प्रदेश जब विभाजित हुआ, जब उसमें से तेलंगाना कट के निकल गया, तेलंगाना में हैदराबाद हो या और कुछ ज़िले हों जो तेलंगाना में चले गए, उससे आंध्र प्रदेश की मुस्लिम आबादी घट गई। अब जो आंध्र प्रदेश है मैप के मुताबिक, उसमें 90% से ज़्यादा उसमें हिंदू हैं, और करीब 7% ही मुसलमान नए आंध्र प्रदेश में हैं। लेकिन फिर भी टीडीपी को यह जरूरत महसूस होती है कि वो यूसीसी पर एक पोजीशन ले, और हमेशा से चंद्रबाबू नायडू ने और टीडीपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं की है। मिसाल के तौर पर पिछले ही साल जब टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ एक समझौता नहीं किए थे, यानी कि वो घटक दल नहीं थे, आप जानते हैं वो अपोज भी करते थे बीजेपी को, 2019 में धरने में भी बैठे थे, दिल्ली में आकर के बैठे थे, और बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे जैसे कि इंडिया गठबंधन के लोग 2024 में कर रहे थे। तो वो विपक्ष थे उस समय, लेकिन अब बीजेपी में हैं। तो उस समय के बाद जब तक बीजेपी के साथ वो नहीं थे, चंद्रबाबू नायडू का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह कहना था कि टीडीपी विल स्टैंड विद मुस्लिम्स इफ यूसीसी कम्स, यानी कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हम मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई करेंगे। अब आधिकारिक रूप से टीडीपी की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से टीडीपी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी है और उसमें जो उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, यह हमारे लिए सरप्राइज था, यानी कि टीडीपी के लिए एक सरप्राइज था।
3 घटक दल हैं, तीनों के लिए ये एक सरप्राइज है। तीनों से चर्चा नहीं हुई है और तीनों के बगैर आप ये बिल पास नहीं कर सकते। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री ने बोल दिया? इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? तो एक तो ये बात हो गई। इसको लेकर के टीडीपी ये भी कह रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात सुनी जाएगी। अभी भी उनका पक्ष ये है कि उनकी बात सुने बगैर इस तरीके का बिल पास नहीं करना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के मन में क्या था जब उन्होंने ये बोला। क्या उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा? क्या उन्होंने एक प्रस्ताव मात्र फिर से छोड़ा ताकि इस पर चर्चा एक बार दोबारा बुलंद हो जाए, क्योंकि चर्चा इस पर नहीं हो रही थी चुनावी नतीजों के बाद? या फिर वाकई घटक दलों को अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह प्रस्ताव जल्दी ही घटक दलों के पास जाएगा और उसके बाद वो कोई फैसला ले सकते हैं? इस पर चर्चा खुल गई है। लेकिन राजनीतिक रूप से जो विपक्षी दल हैं उनका यह मानना है कि अब तक के सिविल कोड को कम्युनल बोलना और अपने सिविल कोड को अब सेक्युलर सिविल कोड बोलना, ये BR अंबेडकर की बेइज्जती है। आपके स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं जयराम रमेश, जिनका एक ट्वीट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं, मैं पढ़ भी देता हूं। वो कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं है। आज के उनके लाल किले के भाषण में यह पूरी तरह से दिखा। ये कल का उनका ट्वीट है। यह कहना कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड था, डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिन्हें 1950 के दशक के मध्य तक वास्तविक रूप दिया गया। इन सुधारों का आरएसएस और जनसंघ ने काफी विरोध किया था। ट्वीट लंबा है, लेकिन उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। राजनीति एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के फिर से तेज हो गई है, लेकिन जाते जाते एक चीज इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बोल दें। जो भी प्रस्तावित है या जिस बारे में भी अभी बात हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें से ट्राइबल्स को, यानी कि जनजातियों को, उससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ संस्कृति है। अगर आप ट्राइबल्स को उससे बाहर कर देंगे तो फिर वो यूनिफॉर्म कैसे रहा? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहा? इस लिहाज से क्या जेडीयू की वो चिंता जो उन्होंने एक वक्त जाहिर की थी, माफ कीजिएगा, और जब इसमें उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी शुड बी फॉर रिफॉर्म नॉट फॉर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बदलाव के दृष्टिकोण से आना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्या ये बात उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है? घटक दल क्या फैसला करेंगे इस पर निर्भर होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एनडीए 3.0 में आएगा भी या नहीं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।